अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग के किस तरह से जो सांस लेने का अमल है वो अंजाम पाता है। पिछले हमने लेक्चर में पढ़ा था अपने कि कौन कौन से पार्ट्स बॉडी के हिस्सा ले रहे होते हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस में, जिसमें थे लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स। इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये पूरा एक ट्रैक है जिसके ज़रिए से रेस्पिरेशन का अमल या ब्रीथिंग का अमल अंजाम पाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस किस तरह से होता है इन ऑर्गेनिज़म्स के ज़रिए किस तरह से प्रोसेस पूरा अंजाम पाता है। अब सबसे पहले है कि जब मतलब कि अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब ये दुनिया वजूद में आई थी तो जो ऑर्गेनिज़म्स थे उनकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, हमने पढ़ा है ना कि हर इंसान को या फिर किसी भी जानदार को रेस्पिरेशन करने के लिए एक रेस्पिरेटरी सरफेस की ज़रूरत होती है। अब जब एवोल्यूशन नहीं हुई थी इतनी, जब इतनी ऑर्गेनिज़म्स में इतनी ज़्यादा फीचर्स नहीं थे उनमें, तब क्या था कि उनकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो बॉडी के बहुत अंदर की तरफ होती थी। लेकिन जब एवोल्यूशन हुई आहिस्ता आहिस्ता, इंसान या फिर किसी भी जानदार की बॉडी ने एवोल्यूट किया, अपने अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ नई अपने माहौल के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ जनरेट की, तो क्या हुआ कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो इंसान की या फिर किसी भी जानदार की बॉडी के काफ़ी अंदर पाई जाती है, जो गहराई में होती है। अब क्या होता है कि जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करने के लिए भी पहले हवा को उसके इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर तक, जहाँ उसकी रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। अब इसके लिए हमारी बॉडी में जो है वो फेफड़े हैं, हमारे फेफड़े जो हैं वो रेस्पिरेटरी सरफेस हैं, तो उस तक लेकर जाने के लिए हमारी बॉडी में नॉस्ट्रल्स हैं, ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, उसके बाद जो है वो लंग्स हैं, और लंग्स में है एल्वेलाई जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है। इस पूरे ट्रैक से गुजार के जो है वो हवा को अंदर लेके जाया जाता है और फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब जो पूरा सांस लेने का अमल है उसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। सांस लेने का जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है वेंटिलेशन। और ये जो प्रोसेस है सांस लेने का, ये मज़ीद दो में डिवाइड हो रहा है। दो पार्ट्स हैं इसके, दो, जिसमें है इंस्पायरेशन यानी कि सांस को अंदर लेके जाना, और एक्सपायरेशन यानी कि सांस को या हवा को बाहर खारिज करना। इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है कि किस तरह से हवा हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उस तक पहुंचती है और किस तरह से हम ऑक्सीजन उससे गेन करते हैं। अब सबसे पहले जो है वो नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से हवा हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती है और फिर वो ट्रैकिया के ज़रिए से अंदर जाती है। अब इस दौरान क्या होता है कि जो डायाफ्राम और अज़लात हैं, ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ मैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप वो लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो जब हवा नॉस्ट्रल्स के ज़रिए अंदर जाती है तो डायाफ्राम और अज़लात जो होते हैं, जो मसल्स लंग्स के नीचे हैं, ये मैं पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, वो सिकुड़ जाते हैं हवा के दबाव की वजह से। अब वो जब सिकुड़ जाते हैं तो क्या होता है, फेफड़ों में जो हवा का दबाव होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वो सिकुड़ते हैं आपस में, जो फेफड़े हैं और उसके नीचे डायफ्राम है, वो जब सिकुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि हवा जो फेफड़ों में मौजूद है उस पर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है। अब इसलिए क्या होता है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ये भी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा चुकी हूँ अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में ये होता है कि हम कोई भी वाटर है या हवा है, वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाती है। अब जब फेफड़ों में हवा का दबाव कम होता है तो वहाँ पे हवा की कंसनट्रेशन कम हो जाती है, और जो ट्रैकिया में हवा आई हुई है नॉस्ट्रल्स के ज़रिए, वहाँ पे हवा की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से फिर प्रोसेस ये होता है कि डिफ्यूजन के ज़रिए से वो ट्रैकिया की हवा फेफड़ों में दाखिल होती है, और फिर हवा जो है वो वापस फेफड़े जो है वो फूल जाते हैं क्योंकि उनमें हवा भर जाती है। ये तो होता है कि सांस को अंदर किस तरह से लेके जाया जाता है। अब फेफड़ों तक तो हवा पहुंच गई, अब उसको बाहर निकालना है, उसमें से ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है।
तो इसमें ये होता है कि ये उसका अपोजिट अमल होता है कि उसको बाहर निकालना है हवा को। तो अब इसमें ये होता है कि भाई जो अज़लात और जो डायाफ्राम है, क्योंकि अब फेफड़ों में हवा भर गई है तो फेफड़े फूल गए, तो अज़लात और जो डायाफ्राम होता है वो सब वापस अपनी असली हालत में आ जाते हैं, जो कि पहले सिकुड़े हुए थे हवा के कम दबाव की वजह से, वापस अपनी असली हालत में आ जाते हैं। और पसलियाँ और जो डायाफ्राम है वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं, और जिसके नतीजे में जो है वो वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि पहले वॉल्यूम क्या हुआ था, मतलब दबाव कम हुआ था, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया था। तो अब क्या होता है कि जब ये पसलियाँ और डायाफ्राम जब वापस अपनी असली हालत में आते हैं, तो जो जो पूरे पिंजरे का वो है, जो हमारी रिब्स हैं उनका जो हजम है वो कम हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि अंदर जो हवा होती है मौजूद फेफड़ों पर, क्योंकि वो वॉल्यूम कम हो जाता है, वो दबाती है उन्हें। उसका जो पसलियों का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, तो वो फेफड़ों को दबाती है, जिसके ज़रिए से उसमें जो हवा मौजूद होती है वो वापस ट्रैकिया के ज़रिए से बाहर निकल जाती है बॉडी से, और इस तरह से जो है वो हवा इंसान की बॉडी से खारिज हो जाती है। ये अमल कहलाता है एक्सपायरेशन का अमल, और इंस्पायरेशन का अमल कहलाता है जिसमें हवा इंसान की बॉडी के अंदर जाती है। यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और पिछले जो भी इसमें आपको मैंने बताया है वो सब पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है, तो आप पिछले लेक्चर्स को देखेंगे तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ आएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।